नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंद करने की कोशिश भी जारी है, लेकिन युद्ध भी। तो हमारी आज की लीड स्टोरी। कल ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली है मुलाकात। इस सिलसिले में बातचीत होगी, लेकिन सीज फायर से पहले ही जिस कुर्स्क पर अब तक यूक्रेन का कब्जा रहा, उसे यूक्रेन ने खाली कर दिया है। क्या है इसके मायने? इसके साथ साथ ये देखेंगे कि गाजा में बिना खाने और बिना पानी के किस तरह से गुजर रही है 20 लाख लोगों की जिंदगी। साथ साथ दिखाएंगे आपको कि यमन के हूथी बागियों पर बरस रहे हैं अमेरिकी ड्रोन, अमेरिकी विमान मचा रहे हैं तबाही। और एनडीटीवी दुनिया में आगे तस्वीर एक ऐसी इफ्तार पार्टी की जहां पर पहुंचे 50,000 लोग। साथ साथ चीन की एक ट्रैम आखिर क्यों है इतनी खास। तो आइए सबसे पहले लीड स्टोरी की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल बातचीत होने वाली है। मुद्दा है यूक्रेन के साथ हो रही जंग को रोकने का। इस बातचीत को लेकर ट्रंप बहुत ही आश्वस्त हैं और सीज फायर से पहले यूक्रेन कुर्स्क के उस इलाके से लौट गया है जिस पर कई महीनों से उसका कब्जा था। क्या किसी दबाव का नतीजा है? इंतजार कीजिए कल तक। I'll be speaking to President Putin on Tuesday. फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते हुए एयरफोर्स वन विमान में ट्रंप ने पत्रकारों को खबर दी कि वो रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने वाले हैं। I'll be speaking to President Putin on Tuesday, and a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. ट्रंप का कहना है कि जंग को खत्म करने की बातचीत में जमीन और पावर प्लांट पर खास फोकस होगा। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज हुए हैं। रूस के लिए इज्जत का सवाल बने कुर्स्क के वो इलाके जिन पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था, अब उसके कब्जे में वापस आते दिख रहे हैं। एक अहम शहर सूजा, इसमें यूक्रेन का अब कोई सैनिक नजर नहीं आ रहा। पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र का ये शहर अगस्त 2024 के बाद से ही यूक्रेन के कब्जे में था। रूस ने तो सूजा को फिर से बसाने के लिए योजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया है, यानी वो वापस रूस के कब्जे में आ गया है। कार्यकारी गवर्नर ने कहा है कि उनका पहला काम लैंडमाइन हटाना है और यहां से चले गए लोगों को वापस लाना है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में सीज फायर बातचीत के बाद भी जंग को खींचने का आरोप रूस पर लगा रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि यूक्रेन तो जंग खत्म करने के लिए सब कुछ कर रहा है। उन्होंने मौजूदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अनातोली बारिलेव को हटाकर उनकी जगह एंड्री हनातोव को ये जिम्मा सौंपा है। इधर रूस मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बातचीत के लिए हर स्तर पर तैयारियां करता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस के हमले भी जारी हैं। रूस की सेना का दावा है कि 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के 220 सैनिक मारे गए हैं। क्या रूस बातचीत की टेबल पर जाने से पहले अपने इलाके छुड़ाने के साथ ही यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहता है ताकि यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके? अमेरिका की इंटेलिजेंस हेड तुलसी गबार्ड भारत आई हुई हैं। वो खुफिया प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने एनडीटीवी के विष्णु शोम के साथ खास बातचीत में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को गंभीरता से देख रहे हैं और इसको रोकने के लिए कोशिश भी चल रही है। President Trump is seeing this ongoing conflict with very clear eyes. And he has made his position and his priority very clear, which is to bring about an end to this war. So he is focused on peace. The negotiations have just begun. He's looking forward to success in those negotiations, not for himself, but for the cause of peace and to stop the killing of innocent and taking of innocent lives there.
और हमारे साथ इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध और वहां पर होने वाली बातचीत को लेकर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी। ब्रह्मा, पहले भी ये बातचीत हुई सऊदी अरब के जद्दा में, जिस पर सब रजामंद थे सिवाय रूस के। रूस ने अपनी कई शर्तें रखी थीं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के मिलने की बात है, अब वो पता नहीं कि मुलाकात होगी नहीं, लेकिन जो अब तक कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी, तो आपको क्या लग रहा है रूस ये बातचीत जो इसका क्या नतीजा निकल सकता है? क्योंकि एक तरफ रूस के हमले भी तेज हैं और साथ साथ जो रूस ने अपनी शर्तें रखी थी, क्या उस पर कोई बीच का रास्ता निकाला गया होगा या उसे मान लिया गया है? युद्ध को रोकना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट निकलती है वो सारे साइड्स को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और जो पीस निकलता है इस नेगोशिएशन से वो सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन घोषणा की कि भाई ये युद्ध खत्म हो रहा है और फिर 3-4 दिन के बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाए जी। तो उससे क्या है कि ट्रंप का अपना जो इमेज है वो सफ़र करेगा। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स युद्ध जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है उस युद्ध में, और कई सारे यूरोपियन देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन सभी पार्टीज़ को एक टेबल में ला के फिर एक एग्रीमेंट रीच करना कोई आसान टास्क नहीं है। और उसके ऊपर ये देखिए आप नगमा कि इस समय एडवांटेज रूस के पास है। बैटलफील्ड पर रूस की सेना एडवांस कर रही है जी। एक 1/5 यूक्रेन की टेरिटरी रूस के कब्जे में है, और जो यूक्रेन ने कुर्स्क एरिया में, जो रशिया का कुर्स्क एरिया है, वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था यूक्रेन ने, वहाँ से अधिकतर एरिया से यूक्रेन की सेना हट गई है। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि यूक्रेन इस बातचीत के पहले ही झुक गया है या उसने सरेंडर कर दिया है? क्योंकि वो कुर्स्क जिसको वो दावा कर रहा था इस पर कब्जा करने का, वहाँ पर अब यूक्रेन की कोई सेना नहीं है, वहाँ पर रूस देख रहा है कि किस तरह से उसको फिर से बसाएं। अजीब बात तो ये है नगमा कि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की ये शांति की बात नहीं मान रहे थे। जब वो वॉशिंगटन गए, वाइट हाउस में ट्रंप से उन्होंने बहस की कि किस तरह की डिप्लोमेसी होगी, ये शांति की डिप्लोमेसी। और दूसरी तरफ यूक्रेन की जो सेना है वो हार रही है। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल से देखिए यूक्रेन की सेना ने कितना टेरिटरी लूज किया है। जो एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया था यूक्रेन ने, वो फेल हो गया रूस के खिलाफ। अब जो कुर्स्क का जो कैप्चर था वो भी यूक्रेन ने खो लिया। तो इस समय यूक्रेन के पास, जैसे ट्रम्प ने कहा था ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में, कि आपके पास कोई कार्ड्स ही नहीं है और आप शांति के खिलाफ हैं। अब उसके बाद प्रेशर डाल के ज़ेलेंस्की को उन्होंने अपने तरफ कर दिया था कि भाई हाँ, शांति की बातचीत होनी चाहिए। हाँ। मगर अब इस समय जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रूस है, क्योंकि रूस के पास एडवांटेज है। क्या रूस शांति चाहेगा इस समय या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर जो कल बातचीत हो रही है उससे क्या उम्मीद की जाए? देखिए, एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि 30 दिन का सीजफायर हो। अब 30 दिन का सीजफायर होगा, इससे तो यूक्रेन का फायदा होगा जी। यूक्रेन की सेना रिकूप कर पाएगी और रीऑर्गेनाइज कर पाएगी। तो ये डिसएडवांटेज रहेगा रूस के लिए। तो अगर शॉर्ट टर्म सीजफायर होता है तो रूस के लिए डिसएडवांटेज होगा, यूक्रेन अपने को रीऑर्गेनाइज कर पाएगा। तो देखना होगा कि ये बातचीत किस दिशा में बढ़ती है। धन्यवाद आपका ब्रह्मा चलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल की बातचीत पर सबकी नज़र है कि क्या होगा रूस और अमेरिका की बातचीत में। आप आगे बढ़ते और बात करते हैं पाकिस्तान की अब, क्योंकि पाकिस्तान भले ही ना माने लेकिन इस वक्त वो गहरे संकट में है। हर मोर्चे पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान इसका ठीकरा पड़ोसियों पर फोड़ रहा है। कुछ मामलों को लेकर उसके निशाने पर भारत है, कुछ मामलों को लेकर अफगानिस्तान। कई घटनाओं को तो वो सामने भी नहीं आने दे रहा। लेकिन सच ये है कि बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पहले रेलगाड़ी हाईजैक और अब फौजी काफिले पर निशाना। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है।
बलूचिस्तान के नोस्खी में बलूच लिबरेशन आर्मी ने फौजी काफिले को निशाना बनाया। बीएलए का कहना है कि उसकी मजीद ब्रिगेड और फतह दस्ते ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें 90 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग का कहना है कि हमले में सिर्फ 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए। डॉन अखबार के मुताबिक इनके नाम हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल और नायक अब्दुल रहमान बताए जा रहे हैं। सेना के मुताबिक हमले में 2 आम लोग भी मारे गए हैं। वैसे बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान में हमलों की बाढ़ सी आ गई है। एक बड़ा हमला ग्वादर में कोस्ट गार्ड पर भी किया गया। यहां सुरक्षा कर्मचारियों और हमलावरों के बीच जमकर फायरिंग भी हुई। बलूचिस्तान में लापता लोगों को लेकर एक बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन मारंग बलोच ने चलाया है और दूसरा अभियान बीएलए का है, जिसमें जमकर खून खराबा होता है। बताया जाता है कि बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी में तकरीबन 5000 सक्रिय सदस्य हैं। इनसे जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और कई सदस्य तो डॉक्टर और वकील हैं। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपनी आजादी चाहता है। वो खनिजों के मामले में एक समृद्ध इलाका है, फिर भी सबसे ज्यादा गरीब है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार का मामला सबसे अलग लग रहा है। बीएलए पाकिस्तानी सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो क्या पाकिस्तान सरकार वाकई बीएलए के सामने कमजोर पड़ रही है या फिर थोड़ा वक्त लेकर किसी बड़े अभियान की तैयारी कर रही है? और आइए अब देखते हैं दुनिया की कुछ और खबरें कोने कोने से। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे हैं। दोनों ने गुरुद्वारे में शीश झुकाया और अरदास की। इस मौके पर और भी श्रद्धालु गुरुद्वारे में दिखे। इस बीच सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आ गए हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पहली पोस्ट डालते हुए लिखा कि आने वाले वक्त में उम्मीद है कि यहां पर जज्बाती स्वरों के साथ संवाद होगा और मानेखेज बातचीत होगी। अमेरिका की सरकार ने वेनेजुएला के 250 से ज्यादा लोगों को अल साल्वाडोर भेज दिया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने इनको भेजे जाने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक कोर्ट का आदेश उन तक पहुंचता विमान उड़ चुका था। इन लोगों को हाथ पैर बांधकर विमान से भेजा गया। एक वीडियो में दिखाया गया है कि इन लोगों को बसों के एक बड़े काफिले में जेल ले जाया गया। काफिले की निगरानी पुलिस और सेना की गाड़ियां कर रही थी और एक हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ रहा था। जिन लोगों को भेजा गया उनकी कोई पहचान नहीं बताई गई है और ना ही इस बात के कोई सबूत दिए गए हैं कि वो किसी गैंग के सदस्य थे और उन्होंने अमेरिका में कोई अपराध किया। उत्तरी मकदूनिया के एक नाइट क्लब की आग में मारे गए 59 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोकानी शहर की सड़कों पर नजर आए। इस हादसे के सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि 20 जख्मी लोगों की हालत बहुत ही नाजुक है। सरकार ने देश में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। धुआं में दम घुटने और भगदड़ की वजह से ये हादसा हुआ क्योंकि बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। तकरीबन 20 लाख की आबादी वाले छोटे से देश में इतना बड़ा कोई हादसा लोगों को याद नहीं आता। और मिस्र के काहिरा में अल-मतारिया में तकरीबन 50,000 लोग इकट्ठा हुए अफ्तार के लिए। हर साल रमज़ान के 15वें दिन स्थानीय परिवार इस अफ्तार का आयोजन करते हैं। 11 साल पहले बहुत ही कम लोगों से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। पिछले साल 15,000 लोग आए थे, इस साल 50,000 के लिए इंतज़ाम किया गया।
और अब आखिर में आज का वीडियो आपको दिखाते हैं। एक खास किस्म का ट्रैम जिसमें पालतू जानवरों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। चीन के जिलिन प्रांत के चांगचुन शहर में ये ट्रैम चलती है। दिन के कुछ खास घंटों में मुसाफिर इसमें अपने पालतू जानवरों को लेकर सफ़र कर सकते हैं। ये ट्रैम लाइन 80 साल पुरानी है। तो आज एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।